न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के पैनल डिस्कशन में शमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल सरफराज की जानिब से तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, आज का मौजू गुफ्तगू है बच्चों की जिनसी इत्तेसाल की रोकथाम और इलाज के लिए हिकमत अमली, जो इंतहाई एहसास है जिसके तसव्वुर से ही रूह कांप जाती है, शर्म से सर झुक जाते हैं। हवस के पुजारी मासूम बच्चों को अपनी जिनसी तस्कीन का निशाना बनाकर सबूत कर ख़त्म करने की खातिर उनको कत्ल कर देते हैं। हुकूमती इक़दाम के बावजूद इस शर्मनाक वाक़यात में कमी नहीं आ रही बल्कि इजाफा होता जा रहा है। ऐसे वाक़यात सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में लम्हाए फिक्रिया बन गया है। अमेरिका और जर्मनी इस वक्त नंबर 1 पर हैं। नाज़रीन, मैं ये भी कहता जाऊं कि बाज़ औक़ात हम लोग ये कहते हैं क्योंकि लिटरेसी रेशो जो है वो बहुत कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं, या फिर गुर्बत है जो एक गुनाह को या जुर्म को जन्म देती है। मगर अगर यहाँ पे सोचें तो ये हमें बड़ा उलट दिखाई देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर रोज 10 से ज़ायद बच्चे किसी ना किसी सूरत जिनसी इत्तेसाल का शिकार होते हैं। शर्मनाक और तकलीफ दह बात यह है कि जिनसी वाक़यात में मुजरमों की अक्सरियत बच्चों के करीबी रिश्तेदार, महल्लेदार या वालिदैन से तल्लुक़ रखने वालों की पाई गई है। ज़्यादातर ये बच्चे किसी काम वाली जगह, खाली घर, फसल या खेत वगैरह में जिनसी ज़्यादती का शिकार होते हैं। मौजू की मुनासबत से आज हमने तमाम ऐसे पैनलिस्ट को मदऊ किया है जो ना सिर्फ महारत रखते हैं बल्कि इस शुबा में काम भी कर रहे हैं। और हमारी एक ख्वाहिश है या उम्मीद है कि आज नाज़रीन आप गालबन यकीनन इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, ये बच्चों का इत्तेसाल या अब्यूज़ क्या है, इसकी अक़साम क्या है, क्या किया जा सकता है। तो मैं गुजारिश करूँगा एस्टर डैनियल साहबा से कि वो मेहमानों का तारफ़ करवाएं ताकि हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया एस्टर। थैंक यू सो मच शमसन जावेद साहब। एक बार फिर मैं अपने तमाम व्यूअर्स को वेलकम करती हूँ और आज इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे यहाँ जो है तमाम माहिर और काबिल एहतराम पैनलिस्ट मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आज अगर हम देखें तो हमारे माशरे में ऐसे कई मसाइल खड़े हैं जिन पर बात करने की बजाय या लड़ने की बजाय हम उन्हें कभी कभी उनको इग्नोर करते हैं या हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से जो गुनाह करने वाला है वो उसको और भी शय मिलती है और उसके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। हमारी सारी बातचीत का मकसद आज यही है कि हम इन तमाम मसाइल पर खुलकर बात करें और उनका सामना करें और उनका कोई हल ढूंढें, क्योंकि ये एक तरह से हमारी माशरती जिम्मेदारी भी है कि हम इस टॉपिक पे बात करें और लोगों को या आवाम को या अपने इर्द गिर्द के माहौल में रहने वालों को किसी हद तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेटजीज फॉर प्रिवेंटिंग एंड हीलिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। बच्चा जो है वो आज हमारे बच्चे जो हैं, बच्चा हर माँ बाप के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ख़ास होता है, और ये कहना चाहिए कि माँ बाप की ज़िंदगी का सारा जो दारोमदार है उसकी सारी जो उसकी लाइफ है वो अपने बच्चों के गिर्द ही घूमती है। बच्चे के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, बल्कि बूढ़ा होने तक, वो माँ बाप के लिए बहुत अहम होता है। और
एक माँ बाप जो उसको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए, और ये सेफ्टी जो पहुंचाना है ये सिर्फ माँ बाप का एक ही फर्ज नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो माहौल में अफराद हैं, या उसका जो माहौल है, या उसका जो मुआशरा है, उसका भी फर्ज है कि वो बच्चों को सेफ्टी मुहैया करे। अब ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, और इस पे बात करने के लिए आज हमारे पास जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाना चाहती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास पैनलिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर रुबीना फिरोज भट्टी साहिबा। ये अवार्ड विनिंग है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड लीडरशिप एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अमेरिका से लीडरशिप स्टडीज में पीएचडी किया है। इसके अलावा इन्हें 2005 में नोबेल इनाम के लिए भी नामजद किया गया था, जो कि हमारे लिए बहुत एजाज की बात है। और 2011 से 2015 तक इन्होंने अपने इंसानी हकूक़ के फ़राइज़ और फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे इनामत वसूल भी किए हैं। हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान में के नेशनल कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड की ये मेंबर पंजाब से मुकर्रर की गई हैं। डॉक्टर साहिबा, हम आपको वेलकम करते हैं और अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पैनलिस्ट हैं वो हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। ये कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया सेल की। इसके अलावा पेट्रन इन सेंट हैं सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज, मेंबर ऑफ सेनेट फोरम फॉर पॉलिसी रिसर्च फॉर 2018 एंड 19। इसके अलावा इन्होंने सर्व किया एज अ मेंबर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, फॉरेन अफेयर्स, फेडरल एजुकेशन and professional trainings, overseas Pakistanis and human resource development and functional committee on human rights. इसके अलावा इन्होंने सर्व किया एज अ कन्वेयर पाकिस्तान सऊदी पार्लियामेंट फ्रेंडशिप ग्रुप सेनेट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन भी हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोफिटरेशन एंड डिसआर्मेंट भी हैं। इसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की। ऑनरेरी मेंबर हैं किंग फैसल फाउंडेशन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, alumni of National Security Workshop, National Defense University Islamabad, और alumni of the first National Maritime Security Workshop, Naval War College Lahore। इसके अलावा इन तमगाए इम्तियाज भी ये वसूल कर चुकी हैं, जो कि बहुत ही एजाज की बात है। तो सेनेटर साहिबा, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं वो हैं एडवोकेट तबस्सुम साहिबा। एडवोकेट तबस्सुम साहिबा जो हैं ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल ऑफ कम्युनिटी ऑफ सेंट एडिगियो इन कराची, वर्क फॉर परसिक्यूटेड क्रिश्चियन फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा ये फीमेल सेशंस ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट करती हैं, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, और इसके अलावा जो फीमेल स्पेशली फीमेल राइट्स और उनकी इंफॉर्मेशन जो है उसमें ये इनका बड़ा किरदार है, उन तक ये अवेयरनेस भी पहुंचाती हैं। इसके अलावा ये प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ लॉयर इन कराची, और स्पीकर भी हैं इटालियन एम्बेसी फॉर होली सिचुएशंस ऑफ परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस इन 2019 इन वेटिकन सिटी। So we welcome you in our program, Advocate साहिबा। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी पैनलिस्ट हैं वो है मारूफ जो है वो एक बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और पियाम के साथ ये इसमें वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन पियाम। इसके अलावा ये सोशल वर्कर हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। एज एन एंकर भी काफ़ी चैनल्स पे काम कर चुकी हैं, और इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी काम किया इन्होंने, उनको लीगल एड प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसजेंडर्स के साथ भी ये इनका एक जो है कोई प्रोग्राम चल रहा है। सो मारूफ साहिबा, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम, और अब आगे चल के फिर हम आपसे इस सिलसिले में बात करेंगे। सो पहला सवाल मैं करना चाहती हूँ अपने जो डॉक्टर रुबीना फिरोज साहब हैं उनसे, कि आपके ख्याल में ये जो जिनसी इस्तेहसाल है, यानी ये सेक्सुअल अब्यूज, आप इनको अपने अल्फाज में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये क्या है? ये इज इट समथिंग फिजिकल, इज इट समथिंग साइकोलॉजिकल? क्या ये कोई बीमारी है, या ये कोई एक काइंड ऑफ एक्ट है जिसको हम इनह्यूमन एक्ट भी कह सकते हैं? ये क्या है आपके ख्याल में? इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं
न्यूकासल नेटवर्क को कहूँगी कि ये आई रियली अप्रिशिएट देम कि इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे इन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है। अभी तक जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सब्जेक्ट है ये इट्स स्टिल आउट डिस्कशन, और लोग इसको एक टैबू के तौर पे लेते हैं, इस पे खुल के बात नहीं करते। और ये है क्या, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम चाइल्ड राइट्स के एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क को समझें। और पाकिस्तान के खास तौर पे चाइल्ड राइट्स पे जो आप कह लें कि पाकिस्तान की कमिटमेंट है या पाकिस्तान का की प्रेफरेंस रही है कि जब चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन आया यूएनसीआरसी, तो पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क था और छठा दुनिया का मुल्क था जिसने इसको साइन किया फिर रेटिफाई किया। और इतने 30 सालों से भी इतने लंबे अरसे में अभी जब ये लास्ट ईयर इसकी मनाई जा रही थी 30th एनिवर्सरी, फिर हुकूमत ने अपनी कमिटमेंट इस पे जाहिर की। हम ये नहीं कहते कि बच्चों के हकूक पे काम नहीं हो रहा या काम उतना जितने लोगों की तवक्कुआत है उतना नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज की बात आती है, खास तौर पे सेक्सुअल अब्यूज की, तो मैं उसी फ्रेमवर्क से या उसी जो मुआहदा है उससे उठाऊंगी कि जो बच्चों के हकूक हैं उनके मुआहदे के 4 बड़े हिस्से हैं, और उसको उनको कहते हैं सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट। अब जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो वो एक पूरा सेट ऑफ राइट्स है चाइल्ड प्रोटेक्शन का, और उसमें प्रोटेक्शन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे को नजरअंदाज नहीं किया जाए, यानी निगलेक्ट नहीं किया जाए, बच्चे पे कोई तशद्दुद ना हो, वायलेंस ना हो, बच्चे से बदसलूकी ना हो, और बच्चे की एक्सप्लॉयटेशन ना हो या इसका इस्तेहसाल ना हो। जब हम बदसलूकी की बात करते हैं तो वहां पे आता है सेक्सुअल अब्यूज का, चाइल्ड अब्यूज एंड देन सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज अब बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, आप इसको इमोशनली भी, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स है, जब आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं तो इसमें एक तो इनका फिजिकल इंजरी वगैरह है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसकी जो आप देखें कि उसके इमोशनल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, इफेक्ट्स भी हैं, कि जब बच्चा जो है बहुत उस ट्रॉमे से गुजरता है, और आप देखें कि आप बच्चे के साथ वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, अडल्ट कर रहे हैं, जिसको वो फुली कम्प्रीहेंड भी नहीं करता, उसकी कोई कंसर्न नहीं होती, और उसमें जाहिर है वो डेवलपमेंटली भी उतना, यानी उसका बॉडी या वो उस तरह अभी वो स्टेज पे नहीं होता। लेकिन ये करते कौन है, जैसे शुरू में आपने भी बात की कि जो ट्रस्ट केयर गिवर्स होते हैं, उनके फैमिली के लोग, उनके हमसाए, यानी जो बच्चे को जानते हुए, और कई दफा ये होता है कि ये एक सीरीज होती है, बच्चा एक्सप्लॉइट अब्यूज हो रहा होता है, मगर वो इस काबिल नहीं होता कि उसको वो बता सके कि व्हाट इज गोइंग विद हिम और हर। तो ये वो चीजें हैं कि हम अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज की जब ये बात करते हैं तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि हम कहें कि अब्यूज हुआ है तो फिजिकल अब्यूज हुआ है, साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में वो सारे उससे गुजर रहा होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये वाकया होता है, और उसके बाद बच्चे को वो उस तरह की, उस हम अगले शायद राउंड में बात करें कि उसको वो सर्विसेज नहीं मिलती कि वो उस ट्रॉमा हीलिंग से कैसे निकले और चीजें हो रही हो। जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट सवाल मेरा सेनेटर साहिबा से है। सेनेटर साहिबा, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जिनसियत इस साल को आप अपने अल्फाज में या अपने उसमें डिस्क्राइब करेंगे, आपके ख्याल में ये क्या है और क्यों ये इतना ज्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि बच्चा जो है वो जहनी तौर पे या और जिस्मानी तौर पे तो खैर वो एक अलग तशद्दुद या एक अलग तकलीफ में रहता है, लेकिन जहनी तौर पे भी एक तकलीफ में गुजरता है। आपका क्या ख्याल है, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपके इस इनिशिएटिव को, न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क को, कि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को आज डिस्कशन में लेकर आए। असल में हम लोग जिस सोसाइटी में हैं, जब वर्ड सेक्सुअल आ जाता है हम इसको एक टैबू करार देते हैं और इस पे बात नहीं करना चाहते। तो खराबी यही है कि हम इस पे बात नहीं करना चाहते। आप कहती हैं कि कैसे डिस्क्राइब किया, मैं जब आपने वर्ड इस्तेसाल इस्तेमाल किया ना, मैं समझती हूँ कि मैं इसको इस्तेसाल समझती हूँ हर लिहाज से। यानी क्यों बच्चों के साथ ये होता है, क्योंकि बच्चों को कमजोर समझा जाता है। और मैं जो आपका जो आज का सब्जेक्ट है प्रिवेंशन एंड हीलिंग, मैं प्रिवेंशन के ऊपर समझती हूँ कि बहुत अहमियत हमें प्रिवेंशन को देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक माहौल है, जो एक तरीक़ेकार है, जो हमने देखा है, एक रिवायत है कि जब कोई हादसा, कोई इंसिडेंट हो जाता है और सरफेस होता है, तो हम उस वक्त बात करते हैं कि एक्शन क्या लेना है।
सजा क्या देनी है, प्रिवेंट कैसे करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं कि आपने अपनी सोसाइटी को कैसे सेंसिटाइज करना है, कि आपने बच्चे को कैसे अवेयरनेस देनी है, कैसे आपने जो है एक सुपरविजन रखनी है, आपने कोई चीज निगलेक्ट ना हो, बच्चे की सुपरविजन जो है उसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें देखने वाली हैं कि और इसमें हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय करनी होगी। यानी सेक्सुअल अब्यूज, क्योंकि बच्चा आपके ज़ेरे असर है, वो कमजोर है, तो हमने ये देखा कि जो है वो कमजोर बच्चा जो है उसको इस्तेसाल का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जब आप चाइल्ड के सेक्सुअल अब्यूज की बात करेंगे, अभी डॉक्टर साहिबा ने चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन की भी बात की, यकीनन हम सिग्नेटरी हैं, हम बहुत सारे कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं, लेकिन हमने रेटिफाई भी किए हुए हैं, हम सिग्नेटरीज भी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो हमने वो तमाम कन्वेंशन बंद करके कहीं एक तरफ रख दिए हैं। मुझे इसका जो सबसे बड़ा सामना उस वक्त करना पड़ा जब मैंने कम उम्र बच्चियों की शादी का बिल मूव किया। जो मैं समझती हूँ कि कम उम्र की बच्चियों की शादी भी एक तरह से उनका सेक्सुअल अब्यूज है, क्योंकि वो बच्चियां ज़हनी तौर पर उनकी जिस्मानी साख और मैच्योरिटी उनकी वो इस तरह से तैयार नहीं होती, वो इतनी मैच्योर नहीं होती, ना उनके जिस्म के अंदर वो मैच्योरिटी होती है, ना उनके जहन में होती है कि आप उनको जो है कमजोर समझ के और उनको अपनी रिवायात की नजर कर दें और आप उनकी शादियां कर दें, और उसके बाद उनके उनके जितने जायज हक हैं जो जिसके हम सारे सिग्नेटरी हैं, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करता है, एजुकेशन है, उनका सोशल वेलफेयर है, उनकी हेल्थ है, उनकी कंसेंट है। निकाह तो सबसे पहले कंसेंट है ना, कि मतलब आप मानते हैं, तो एक बच्चा जिसको आप समझते हैं कि 18 साल से कम उम्र जो भी शख्स है वो बच्चा है। जब आप ये समझते हैं कि वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, वो कोई जो है और कोई मैच्योर डील के अंदर नहीं आ सकता, तो उसकी शादी कैसे हो सकती है। तो मैं समझती हूँ कि एक जो फॉर्म है वो कम उम्र की शादी भी है, जिसके ऊपर जो है हमें बात हम करते हैं। मैंने लॉ इंट्रोड्यूस किया, लेकिन ये कि मैं 2018 तक स्टैंडिंग कमेटी से पास कराने के बावजूद लॉ की वोटिंग को डिले किया गया, और उसके बाद फिर सेनेटर शहरी रहमान को मैंने वो ट्रांसफर किया, वो लॉ पास हो गया सेनेट से, लेकिन अभी तक जो है वो नेशनल असेंबली से पास नहीं हुआ। क्यों हम खाइफ हैं उन कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन पे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, कभी मजहब की बुनियाद बना के, कभी रिवायात को बुनियाद बना के। और मैं ये समझती हूँ सबसे ज्यादा जो कमी है वो हमने अपने करिकुलम से सिविक एजुकेशन और जो एक होता है ना कि बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन, उसको उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया। वो होना चाहिए, हमें प्राइमरी सतह के ऊपर करिकुलम का इसको पार्ट बनाना चाहिए कि हम बच्चों को भी ये पढ़ाएं शुरू से, ताकि उन्हें पता हो कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। और वालिदैन को ये शऊर देना होगा कि वो ये समझें कि बच्चे को आप ये नहीं समझें कि बच्चा छोटा है तो जहां मर्जी चला गया और आपको उसकी परवाह नहीं है। और ये एक और बात भी कि करीबी लोग क्यों करते हैं, इसलिए कि हम करीबी लोगों की तरफ से बेपरवाह होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपकी नेग्लिजेंस ना हो, आपकी सुपरविजन हो, आप बच्चे का ख्याल रखें, ये आपका बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी, सोसाइटी की भी, कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट करें और इस तरह का माहौल ना पैदा होने दे जहाँ पे वो किसी अब्यूज का शिकार हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबस्सुम साहिबा, सहर साहिबा। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इन तमाम मसाइल को हल करने में हर लेवल पे एक जिम्मेदार शख्स की जरूरत है, जैसे पेरेंट्स हैं, हमारा मुआशरा है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल है। थैंक यू सो मच आपके जवाब के लिए। नेक्स्ट जो सवाल जो मैं करना चाह रही हूँ एडवोकेट तबस्सुम साहिबा से है, ये इसी हवाले से है एडवोकेट साहिबा। लेकिन अभी जो सेनेटर साहिबा ने ना एक जिक्र किया कि हमें ना अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी, तो आपका क्या ख्याल है, ये हम में कौन शामिल है और ये जिम्मेदारियां किस किस्म की होंगी? आप क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या जवाब देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी क्योंकि आप लोगों ने एक इतना जो हॉट इशू है, जो बर्निंग इशू है, उसको उठाया। क्योंकि सैमसन भाई हमेशा वो इश्यूज को सामने लेके आते हैं जो ग्रास रूट्स पर जाके हम लोग जो है उसके लिए काम करना चाहिए। और दूसरी, आज बहुत खुशी हुई है मुझे मिल के तो सही, लेकिन जो बात सुन के सेनेटर साहिबा की, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि क्योंकि जो चाइल्ड राइट्स है और उसके साथ में जो फोर्स मैरिजेस हैं, उसमें अभी मेरे अपने खुद 2 केसेस हैं जिसमें मैं देख रही थी। और थैंक यू इस चीज के लिए कि आपने ये जो है वो बिल पास कराया, लेकिन नेशनल असेंबली में तो नहीं हो सका। लेकिन जो पीपीपी का ये
बहुत ज्यादा कामयाबी है कि इन्होंने यहाँ पे सिंध में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करा दी. सो हाउ लिटिल बिट, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, चाहे वो प्रेजुडिस है, चाहे वो बायस्ड है, लेकिन हो रही है. थैंक यू सो मच, और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट हियर. और जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि जैसे डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी कि हम जो है सिग्नेटरीज तो हैं, रेटिफाई करते हैं, लेकिन लैकिंग वहां पे ही आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ जो है वो नहीं हो पाती. जब बात आती है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज हैं वो लॉ बनाते हैं, तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपके सवाल से ही है कि कौन कौन किस किस की जिम्मेदारी है. सबसे पहले जिस स्टेट के हम बाशिंदे हैं उस स्टेट की जिम्मेदारी है, और उससे ज्यादा प्राइमरी जिन वालदैन के जो बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी तो है ही है, क्योंकि उनकी लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखें, पहले तो ये होता था कि हम मोहल्लों में बच्चों को छोड़ भी देते थे, बराबर में भी छोड़ दिया जाता था, लेकिन सेक्सुअल अब्यूज वहां पे भी होता था. लेकिन अब सेक्सुअल अब्यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है. अब हम अपने बच्चों के साथ जो है वो इसको ओपन अप होना पड़ेगा, हमें डिस्कशन करना पड़ेगा. जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनको का बताएंगे नहीं कि बेटा ये अब्यूज है, यानी कि आपका जो मिस यूज हो रहा है विदाउट योर कंसेंट, अगर विद योर कंसेंट, बिकॉज जैसा कि आप कह रहे हैं कि जब लाइसेंस लेने का राइट नहीं है तो शादी करने का राइट कहाँ से आ जाता है. जो माइनर है तो माइनर ही रहेगा. तो हमें जो माइनर है, जो चाइल्ड है, वो चाहे लड़की है चाहे वो लड़का है, उनके प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठानी चाहिए. और सबसे पहले जरूरी चीज यही आती है, जैसे आपने सवाल किया था, क्योंकि हमें बीइंग ए पेरेंट्स, माँ होते हुए, बाप होते हुए, जिम्मेदारी ये है कि हमने अपने बच्चों के लिए विजिलेंट होना है और उनसे खुल के बात करनी है, और उनसे डिस्कस करना होगा कि क्या चीजें हैं जो सराउंडिंग में हो रही हैं. जैसे क्योंकि एक बहुत ज्यादा मीडिया हाईलाइट हुआ था केस जैनब का. जैनब, उसके बाद जैनब अलर्ट बिल भी आ चुका, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वहां पे लैकिंग है. बहुत सारे डायलेमास हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि हमें बीइंग एज ए पेरेंट जो है वो अपने बच्चों के साथ ओपन अप होना पड़ेगा. बीइंग ए स्टेट को, बीइंग एज ए चर्च को, बीइंग एज ए सोसाइटी को, बीइंग एज ए कम्युनिटी को, हमें ओपन अप होना पड़ेगा बच्चों के साथ. उनको डिस्कस करना पड़ेगा कि आप किसी को राइट नहीं है कि वो आपकी बॉडी को विद और विदाउट योर परमिशन जो है वो टच करे, क्योंकि इट इज योर बॉडी, खुदा का दिया हुआ तोहफा है आपके लिए. और आप जो पेरेंट्स हैं वो लाजमी उनके लिए बच्चों को बताएं कि जो है वो उनके बॉडी गार्ड्स हैं. वो ट्रस्ट बिल्ड जो है वो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स वर्किंग, क्योंकि जो डायलेमा कोरोना की वजह से चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस हैं, हर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी यही है कि वो अपने बच्चों के साथ इसके लिए ओपन अप हो, बात करें. व्हाट इज अ गुड टच, व्हाट इज अ बैड टच. ये स्कूल्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ बात करें. कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं हम में से जो तो इन चीजों को जानते ही नहीं कि व्हाट इज अ गुड टच और बैड टच, क्योंकि इन चीजों को जो है वो दरकिनार किया जाता है. जी चल, थैंक यू सो मच एडवोकेट साहिबा. नेक्स्ट सवाल जो है मेरा मारूफ साहिबा से है. अच्छा मारूफ साहिबा, आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्याम के साथ काम कर रही हैं, तो ये प्याम के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे कि क्या चीज है ये? व्हाट काइंड ऑफ, इज इट एन एनजीओ या क्या है ये? Firstly, I would like to thank Mr. Sampson for adding me in this panel with all these great ladies. और then जैसे आपने प्याम को mention किया, I'm not working with प्याम as an electrical engineer. मेरी पढ़ाई अभी I'm still a student. I'm doing my masters in electrical engineer. प्याम के साथ I'm working. प्याम is actually an organization जो कि काम कर रही है बच्चों पर, then on women empowerment, on minority rights, then on transgender rights. तो मैं प्याम के साथ काम कर रही हूँ. sexual abuse, जो child sexual abuse, उस पे भी कुछ काम है कर रही है या बस? जी जी out of list है ये, क्या है ये, इसके बारे में? जी, they are working on child abuse. They are making वो booklets बना रहे हैं जिसमें वो child abuse को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि बैड टच क्या है, किस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. और ये जो बुकलेट्स हैं इनको हम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. देन वी आर आल्सो हैविंग सेशंस इन द स्कूल जहाँ पर हम बच्चों को बैड टच के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह से दे कैन रिपोर्ट टू द पेरेंट्स, और कितना ज़रूरी है कि अगर उनको कोई बुरे तरीके से टच कर रहा है तो उनको या अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को या अपने बड़े बहन भाइयों को किस तरह से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवन ड्राइंग्स. सो दिस इज हाउ वी आर टीचिंग चिल्ड्रन इन द स्कूल थ्रू द प्लेटफॉर्म प्याम. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच.
Now I think I want to ask this Senator Seher a question. सर साहिबा, आप जो कि डायरेक्ट लॉ और हुकूमत के साथ इन्वॉल्व हैं और आपकी एक बड़ी पार्टी से भी एक ताल्लुक है, तो आपने जो भी एफर्ट्स अभी तक पर्सनली किए हैं या अपने पार्टी के हवाले से या अपनी जो आपकी एसोसिएशंस हैं उनके हवाले से जो भी किया है, आपका क्या ख्याल है, कहीं आपको उसमें कोई उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं? देखिए, नज़र तो बिल्कुल रिजल्ट्स आते हैं। स्पेशली मैं कहूँगी कि सिंध ने जैसे कि लॉ पास किया है जो है वो कम उम्री के बच्चों पे की शादी पे पाबंदी का, पोस्ट ये एक अहम मैरिज लॉ है। और जहाँ पर केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे एक्शन भी होता है। लेकिन मसला ये है कि हम जो है एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी अभी तक उस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके। जब कोई इशू होता है, हाइप पकड़ते हैं, मीडिया उसको उठाता है, तो मैं ये समझती हूँ कि जब मीडिया इस चीज को उठाता है और टेंशन होती है तो मीडिया को इसको मजीद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देनी चाहिए। इस सिलसिले में अगर मैं अपनी बात करूँ तो दो बहुत अहम बिल्स जो मैंने मुतारिफ कराए थे, ज्यादातर मेरी जो है जो भी लेजिस्लेशन थी वो इसी तरीके से थी कि वो बच्चों के बारे में या खवातीन के बारे में। लेकिन उसके अंदर दो जो अहम बिल, एक लॉ जो पास हो गया वो सिविक एजुकेशन के लिए लॉ था कि जो है तमाम जो स्कूल्स हैं उनके अंदर करिकुलम में सिविक एजुकेशन को लाजमी करार दिया जाए। ये लॉ पास हो गया, पाकिस्तान का एक्ट बन चुका है। और इसका मकसद यही था कि वो सोसाइटी को हम कैसे, माशरे को कैसे बेहतर बनाएं, और माशरे से जो हमने निकाल दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स और जो हमारे आईनी हकूक हैं उन सब के बारे में तालीम हो। और उसमें एक रोल मीडिया का भी था कि मीडिया भी उसमें अपना एक रोल अदा करे और अपना एक टाइम जो है वो डिवोट करे ताकि हम सोसाइटी को एजुकेट कर सकें। स्कूल के जरिए डायरेक्ट जो है एजुकेशन और मीडिया के जरिए इनडायरेक्ट एजुकेशन। अच्छा, ये जो अभी आप मीडिया की बात कर रही हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, हम लोगों ने भी ये देखा है कि जब मीडिया किसी भी मैटर को उठाता है तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स होने के बजाय वो नेगेटिव वाइब्स ज्यादा आ जाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स उसके ज्यादा होते हैं, लोगों के ऊपर भी, माशरे में भी नजर आ रहे होते हैं। तो अभी आप करिकुलम का भी जिक्र कर रही हैं कि भाई स्कूल, लेकिन बात ये कि क्या आप क्या समझ रही हैं, क्या हमारे लोग जो हैं मेंटली रेडी हैं इन चीजों के लिए कि करिकुलम का भी एक हिस्सा बना दिया जाए और उसमें लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे? डू यू थिंक देखिए, ये बात पेरेंट्स आपने जो एक बात की मैं उससे इख्तलाफ करूंगी कि मीडिया जब किसी चीज को उठाता है उसका नेगेटिव असर होता है। नहीं, हम ज्यादातर जो मोस्टली नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हम उन चीजों के बारे में ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, सोसाइटी ज्यादा सेंसिटाइज हो जाती है। वो पेरेंट्स जो कि इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका ध्यान चला जाता है। पहले और आज में फर्क क्या है? एक तो शायद आज मीडिया ज्यादा ओपन है, सोशल मीडिया है, केसेस रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। पहले लोग झिझक में ये बात नहीं करते थे। और दूसरी बात ये कि पहले जब कंबाइंड फैमिली थी तो नाना नानी, दादा दादी जो घर के बड़े थे वो कुछ चीज वो नजर रखते थे। तो जब अगर जो है वो पेरेंट्स की तरफ से कोई और मसरूफियत या नेग्लिजेंस भी हो जाए तो घर के बड़े थे जो देखते थे कि बच्चा किस वक्त क्या करने गया, कहाँ गया, कैसे वापस आया। और उसके अंदर हर एक का जो एक, मैं समझती हूँ कि एक तरबियत का जो है ना अंसर रहता था। अब ये है कि जमाना बदल गया है, मसरूफियात बदल गई हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स हैं, और उसके अंदर हमने बच्चों को जो है वो टाइम नहीं दे सकते। और ना ही वो जो एक बड़ों की सुपरविजन होती थी कि इन बातों के ऊपर यकीनन वो दूसरे तरीके से बताते होंगे, वो ये नाम नहीं लेते होंगे, मगर वो ये कहते होंगे कि हाँ नहीं, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं उठना, लेकिन बताते जरूर थे। ठीक है। अब क्या बात है कि हमने सोचा है कि इसको बताना जो है वो शायद रोक टोक है और वो खिलाफे जो है वो फैशन हो जाएगी, या हम मॉडर्नाइज एक सोसाइटी का पार्ट बन चुके। एक तो ये वजह है। दूसरी चीज ये कि मैं समझती हूँ कि जो करिकुलम की मैंने बात की, नहीं, इसमें आप जब जो करिकुलम डिजाइन करते हैं वो बच्चों की उम्र और जो है इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि आपने क्या चीज कैसे बतानी है। ठीक है, मुख्तलिफ, अब तो मैं समझती हूँ कि आपके इतना एडवांस हो गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एजुकेशन है, एनिमेटेड आपको प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप चीजों को उस तरह से एक्सपोज करें जिसका आप समझे कि गलत है। और हमें अपने दिमाग से ये चीज निकालनी होगी, गलत होने से गलत को रोकना जो है वो ज्यादा जरूरी है। कि आप अपने बच्चे को बिठा के अगर नहीं बता सकते तो भी मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपने उनको सिखाना तो है। अगर बच्चे को यही नहीं पता कि कोई उसके साथ गलत कर रहा है और वो किसी चीज का शिकार हो जाता है, वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है, वो साइकोलॉजिकली अपसेट हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम उसको बता दें कि हाँ नहीं, ये आपकी ये पैरामीटर्स हैं,
इससे ज्यादा आपने किसी अजनबी को इजाजत नहीं देनी। ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, इनको कोई टच नहीं करेगा। ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको डिस्कस करने। देखिए पहले ये होता था कि नानी दादी ये बैठती थी, ये बताती थी बच्चों को, ठीक है, ये कहते थे कि जी आपने कैसे करना है, नजर रखते थे, थोड़े डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते होंगे लेकिन जरूर रखते थे। अब जो है वो चीज नहीं है। अब जो है हमने बिल्कुल छोड़ दिया इस चीज को। मोहतरमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जमात एक सेकुलर जमात है और सिंध में आपकी हुकूमत भी है, और सिंध में अंदरून और जो शमाली इलाका जो हैदराबाद, इस तरह वहाँ पे बड़े वाक़यात होते हैं। मनाटी का मैं स्पेशल आपके साथ बात करूँगा कि वहाँ पे कुछ या एहसास है या क्या है, कुछ ऐसे लगता है कि कुछ सतीली मौत ऐसा या इम्तियाज बढ़ता जाता है। हालांकि मेरा ख्याल है सारी माइनॉरिटीज ने पीपल पार्टी को बहुत उनका एक साथ उनके साथ रहे हैं। इसकी कोई किसी वक्त आपने ऐसे किया, इसके बारे में कोई एहतजाज या इनिशिएटिव लिया आपने कोई? देखिए पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है और हम यकीनन हमारा इंसानी हकूक, चाहे वो हकूक बच्चों के हों, खवातीन के हों, हमारी जो है वो बाकी अवाम के हों या माइनॉरिटीज़ के हों, पीपल्स पार्टी इसको बहुत अहमियत देती है। और पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में जो लेजिस्लेशन भी बहुत किए हैं और ओवरऑल हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी में कहाँ खराबियां हैं। ये बात है कि एक सियासी जमात की जो जिम्मेदारी होती है उस लिहाज से लेजिस्लेशन करना वो की है, रिफॉर्म जो है जो लानी चाहिए वो लेकर आए, लेकिन हमें एज अ सोसाइटी खुद को जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो है वो सिंध के अंदर, अगर आप इस लिहाज से माइनॉरिटी के लिहाज से देखें माइनॉरिटीज के लिहाज से, तो सिंध के अंदर हकूक जो है ना वो प्रोटेक्ट होते हैं। अभी मैंने कल पोस्ट किया था मेरी अपनी इस पे ट्विटर के ऊपर कि पहली जो है वो एक हिंदू लड़की है जिसने सीएसएस का एग्जाम पास करके वो डीएसपी बनी है। इसी तरीके से आपने देखा कि थरपारकर के अंदर जो हमारी जो है वो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी पीपल्स पार्टी का बहुत जो है वो फोकस है। इसी तरीके से जहाँ पे भी ऐसा फोर्स आपकी कन्वर्जन होती थी उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी एक जो है ना स्टैंड लेती है। इसके अलावा आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने जनरल सीट के ऊपर माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली सेनेटर कृष्णा कोहली को जो है ये नहीं कि माइनॉरिटी की सीट के ऊपर, जनरल सीट के ऊपर मुंतखब कराया। इसी तरीके से मैं ये समझती हूँ कि जो कानून था कि जी 4 सीटें रिजर्व की जाए सेनेट के अंदर माइनॉरिटीज के लिए, वो भी जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। तो पीपल्स पार्टी की तो मैं समझती हूँ, हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अवाम जो है उनके हकूक बराबर हैं और हर एक के हकूक को जो है वो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हाँ, वो कम्युनिटीज जहाँ पे हमें नजर आता है कि वल्नरेबिलिटीज हैं, जहाँ पे जो है इस जैसे आपने बात की कि माइनॉरिटीज की, वहां पर हमारा ज्यादा फोकस है। और चाहे कोई भी त्यौहार हो उसके अंदर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है बाकायदा ना सिर्फ हिस्सा लेती है, जाती है और एक हमने माहौल को बदलने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन असल जो चीज़ है मैं समझती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इंक्लूजन की ज़रूरत है, ज़्यादा जो है एक बाहमी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। सिंध के अंदर तो मुझे तो मतलब मैं तो खुद देखती हूँ कि हम लोग जाते हैं, हमारे यहाँ जो है वो इस किस्म की कोई ना तासुब है मजहबी, ना कोई, हाँ इक्का दुक्का वाकयात तो जरूर होते हैं। और क्योंकि वो वाकयात जब आपकी किसी ऐसी कम्युनिटी से होते हैं जो वल्नरेबल हो तो वो ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। वरना अगर आप इसी तनासब से देखें तो बाकी कम्युनिटीज के साथ भी इसी तरीके के आप ये देखें कि उसी तरह के वाकयात जरूर हो रहे होंगे, लेकिन वो उस तरह से हाईलाइट नहीं होंगे। मैं एक और भी छोटी सी बात करूंगा कि ये जो गोट की डर की यहाँ आगे चले जाए तो मियाँ मिट्ठू ने जो है मिट्ठू पीर मिट्ठू कह लें या मियाँ मिट्ठू, उनका जो है एक बड़ा ही ब्लैक लिस्ट में नाम आया। क्यों पीपल पार्टी या उनकी हुकूमत उनको क्यों नहीं रोक पाई थी या रोक पाई? देखिए बात ये कि हम जो है जो एक कानूनी तरीका होता है, आईनी तरीका होता है, उसके तहत तो जो है हर एक्शन लिया जाता है। अब आप उसके अंदर मुख्तलिफ अवामिल हैं और हर केस को हमें ये देख कर नहीं लेना चाहिए कि इंडिविजुअल केस को एक इंडिविजुअल हैसियत पे लेना चाहिए। उसके पीछे जो लोग हैं इसको ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी ने कहीं पे किसी किस्म का इस्तेसाल या जो है वो इस तरह का कोई वाकया हो और वो उसका पार्ट बनी हो। पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं जो है इस तरह। हाँ, जो लोग बने हैं
उनको यकीनन हम समझते हैं कि देयर हैज टू बी चेक एंड बैलेंस, और इस पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जो है थ्रू लेजिस्लेशंस कर सकते हैं, जो हमने की है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ पे कर सकते हैं, उस पे काम हो रहा है, और जो जहाँ जहाँ पे भी इस्तेसाली वाक़यात रिपोर्ट होते हैं वहाँ पे एक्शन भी होता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। एस्टर साहबा, सॉरी आप उसके साथ ही अटैच करना, मैं डॉक्टर साहबा की तरफ चलूंगा। जी, मैं भी डॉक्टर रुबीना, आप उसको प्लस कर लेना ना साथ ही क्वेश्चन को। अच्छा, मैं उनसे ये पूछूंगा कि आपकी जो कमीशन है वो ज़ाहिर है उसमें रिसर्च भी करता होगा, और ये जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद होता है या उनका इत्तेसाल होता है, ये कहा जाता है कि ये नफ्सियाती बीमारी है करने वाले, इसका किस तरीके से आप देखते हो कि ये जो मुजरिम है, मुजरिम कहा जा सकता है कि ये वाकई नफ्सियाती बीमारी है, नफ्सियाती हैं, इनका क्या आप इलाज या इसका क्या इलाज क्या है, कैसे इनको रोका जा सकता है? बच्चे तो मासूम हैं, उनको क्या पता क्या नहीं है। जी डॉक्टर रुबीना साहबा। जी जी जी, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं इसमें ये बात करूंगी कि लाइक जैसे अभी सेनेटर साहिबा ने कहा है कि गो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी भी है, रेटिफाई भी किया बहुत सारे कन्वेंशंस को, मैं इस पे कहूंगी कि बहुत सारे लॉज भी हैं। लाइक अगर हम ये, क्योंकि आज हम इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम उसी एम्बिट में रहें ताकि इस मौजू को जो कि बड़ा सिग्निफिकेंट है हम इस पे बात कर सके, और बाकी चीजों को हम अदरवाइज वो हम किसी उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज मोहतरमा आज सिर्फ हमने फायदा उठाया था इनसे। अच्छा, चले अच्छा हो गया। उसमें मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो जब मैं ये सुन रही थी तो मैं कहती हूँ जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं तो इसको हमें रिलीजन से, हमें जेंडर से, हमें सेक्स से, हमें क्लास से सबसे बालातर होकर सोचने, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, किसी भी बच्चे के साथ किसी तरह का भी अब्यूज हो दैट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड इंटॉलरेबल। अब जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि रेटिफिकेशन है, समटाइम्स वी फील कि पाकिस्तान ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री है, बच्चों के बहुत सारे राइट्स के लिए लेजिस्लेशंस भी आए हैं, रिसेंटली भी जो कॉर्पोरल पनिशमेंट पे भी आया। लेकिन अगर हम रेप की बात करें तो हमारा जो पाकिस्तान पिनल कोड है वो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली इसको कर रहा है, और हमारे प्रोसीजरल लॉज भी हैं, और अभी जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने एंटी रेप जो ऑर्डिनेंस भी जारी किए। इस सब के बावजूद आखिर ये रेप है क्यों? और आपने कहा कि कमीशन इसको कैसे देख रहा है, तो मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ऑडियंस के लिए, क्योंकि ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड कमीशन है, तो मैं एक दो लाइनों में बता दूं कि कमीशन एक्चुअली एक ओवरसाइटिंग बॉडी होता है, और जो भी हमारे यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जो लेजिस्लेशन हुई है, उसमें देखा जाए कि कहाँ पे गैप्स हैं, कहाँ पे उनको इम्प्रूव किया जाए। वी आर नॉट द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ये बहुत ये ऑडियंस तक या आप तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, क्योंकि कमीशन है ओवरसाइटिंग, और कमीशन के 5 की फंक्शंस है। लाइक अगर तो कोई चाइल्ड राइट्स पे लॉज हैं, लेजिस्लेशन है, और उसमें कोई कैवियाट्स है, इन्होंने मिसाल दी सिंध की चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट की, वो बहुत अच्छी मिसाल है। और मगर आप देखें कि पंजाब में असल में 18वीं तरमीम के बाद बच्चों का जो सब्जेक्ट है वो चला गया सूबों के पास। अब हर सूबे की अपनी वो कह लें कि विल भी होती है, अपने डायनेमिक्स भी हैं, और अपना वहाँ का एनवायरनमेंट भी है। अब सिंध का जो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है वो बहुत एडवांस है, और फिर पंजाब का थोड़ा सा बेहतर है, और आप देखें कि बलूचिस्तान और केपी में अभी फर्क चल रहा है। तो द सेम में जब हम करते हैं कि कमीशन इन चीजों को देखते हैं। दूसरा जो हमारा की फंक्शन है वो, और क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे या रेप पे, तो आप देखें ना, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में पोर्नोग्राफी आती है, सोडमी आती है, और रेप आता है, या फिर रेप के बाद वो कुछ मर्डर्स वगैरह आ जाते हैं। उस पर लॉ तो ऑलरेडी मौजूद है, सेक्शन 376 और 377 इसको बड़ा कम्प्रिहेंसिवली टैकल कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता या पनिशमेंट नहीं मिलती। कितने केसेस में मिल रही है? बहुत थोड़े केसेस में मिल रही है।
अब होता ये है कि सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को समझ नहीं आती कि वो कंप्लेंट, पुलिस के अलावा भी बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, इवन हमारा जो पंजाब का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसमें नहीं भी ये चीजें आ रही होती, लेकिन वो भी कुछ केसेस की कंप्लेंट्स ले रहे हैं, एनसी पंजाब का जो नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है वो भी ले रहा है। मगर जो ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो फैमिली है वो ही बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं होती और विलिंग भी नहीं होती कि इसको कंप्लेन किया जाए या ना करे। दूसरा, अगर बच्चे के केस में कंप्लेंट हो जाती है तो जो अथॉरिटीज है, जो पुलिस है या वो लोग इन चीजों को प्रॉपरली नहीं दे, फॉर इंस्टेंस वो जो क्राइम सीन है उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। और फिर आप देखें कि हमने जो पिछले जब से कमीशन इज न्यूली एस्टैब्लिश्ड 2019 में, 20 में फरवरी में ये बना, तो उसमें आप देखें कि अभी तक जो हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, हमने फॉर इंस्टेंस पंजाब में मोर देन 40 कंप्लेंट्स हैंडल किए, कमीशन ने ओवरऑल 100 के करीब कंप्लेंट्स हैंडल की। हमारा एक कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म है, उसमें सबसे ज्यादा केसेस हमारे पास चाइल्ड अब्यूज के आ रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग वी हैव टू टेकन। और कमीशन ने जो अपना पहला रिसर्च पॉलिसी ब्रीफ निकाला है वो है फोर्स कन्वर्जन चाइल्ड मैरिजेस को, लिंक्ड विद चाइल्ड मैरिजेस एंड स्टफ लाइक दैट। और वो हमने केस जो स्टडी किया वो आरजू राजा के केस का एनालिसिस करके उस पे बिल्ड करके किया। तो वो आपके जो पहला जो आपने क्वेश्चन किया था ना सेनेटर साहिबा से, मैं उसमें भी कहूंगी कि जब कमीशन या जब रियासत काम कर रही होती है तो उसकी अप्रोच वो उस तरह नहीं हो सकती। हाँ, इंडिविजुअल्स की हो सकती है, कम्युनिटी में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं कि आप कह सके कि कुछ बायसनेस है या प्रेजुडिस है या चीजें हैं। और फिर कमीशन जो है इस पे अवेयरनेस रेजिंग के लिए बहुत सारा काम कर रहा है। हमारा ये भी एक उसमें, लेकिन हम खुद नहीं, हम उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करते हैं। अब आपने अभी कहा कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे भी आप काम करते हैं, तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं ये कहाँ पे, आप स्कूल्स लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, या ऑफिस लेवल्स पे है? यस, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो है ना, हम डायरेक्टली खुद तो अवेयरनेस में नहीं जाते, जैसे वी आर नॉट द इम्प्लीमेंटिंग। हम जो अदारे कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं। और फिर ये है कि कमीशन ने खुद पैमरा को सेंसिटाइज किया कि बच्चों के हम पैमरा के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये मैसेजेस जाएं, फिर वेबिनार्स वगैरह जहाँ पे। और मैं जहाँ पे कॉम्पोजिशन की कमीशन की बात करूँ कि ये भी आपके लिए एनकरेजिंग होगा कि हमारे जो कमीशन का कॉम्पोजिशन है, हर प्रोविंस से एक मेंबर है। और पंजाब को अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं माइनॉरिटी भी हूँ, तो कमीशन के अंदर वो जो है और मैं भी एक तरह से जनरल सीट पे हूँ। और उसमें वो बात नहीं है कि लाइक इस तरह की सेग्रीगेशन। दूसरा ये कि हमारे 2 मेंबर्स जो हैं वो हैं चाइल्ड मेंबर, एक लड़की है और एक लड़का है। और वो भी केसेस जो हैं उनको भी लोग रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग का यही है कि आपको सोशल मीडिया के जरिए आपको लोग डायरेक्ट कमीशन को लिखते हैं बहुत सारी तरीकों से। और हमारे जो बच्चे हैं दे टॉक अबाउट दैट, और वो मुख्तलिफ जगहों पे प्रोग्राम्स करते हैं। जैसे हमारा लाइक आप देखिएगा, हमारे जो चाइल्ड मेंबर ताजदार, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे भी काम किया, लाइक जियो पे भी उन्होंने ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम किए, अपने इन इश्यूज पे बात की, राइट। तो अच्छा, ये तो आप शहरी हद तक कह रहे हैं, शहरों में तो सब कुछ हो रहा है। ये रूरल एरियाज के हवाले से अगर हम बात करें तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर आप वो डेटा देखें ना जो कंप्लेंट्स का हमारे पास आया है, तो उसमें 80% जो केसेस है वो हमें देहातों से रिपोर्ट हुए हैं। अब ये जो गैजेट्स हैं, ये जो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, ये फासले बहुत सिमट गए हैं। जो ही कोई इंसिडेंट होता है लोग रिपोर्ट करते हैं। और जहाँ पे ये तफरीक करना भी बहुत मुश्किल है कि शहरों में ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ये देहातों में आ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो अवेयरनेस है वो जाहिर अगर टीवी सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो रही है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए हो रही है, तो उसमें भी एक ये बात वाज़ेह है कि वो क्रॉस द बोर्ड जा रही है, हर जगहों पे जा रही है। जो एक बात सेनेटर साहिबा ने की थी, उस पर मैं ज़रा उसको दोबारा इस पे थोड़ा सा इनपुट दूंगी कि जो इन्होंने एजुकेशन करिकुलम की बात की थी, अभी जब ये सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी बन रही है,
तो हमने मिनिस्ट्री के साथ जो हमारी करिकुलम की टीम है, जो मिनिस्ट्री की, उनके साथ हमारे कमीशन ने मीटिंग की है और हमने बाकायदा उन्हें कहा है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का कंपोनेंट खासतौर पर चाइल्ड राइट्स के साथ उसको भी आना चाहिए और जो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है वो होनी चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि उसके साथ ज्यादती क्या हो रही है, क्योंकि जो चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा जो हमें ये मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का है, वो फैमिली का है, क्योंकि आप देखें बच्चा अब्यूज कहाँ पे हो रहा है, फैमिली अगर रखेगी और फिर स्कूल्स में भी हो रहा है। आप देखिए कुछ एक दो स्कूल्स की रिपोर्ट भी हुए केसेस, जैसे जो एक लाहौर के एक बहुत बड़े स्कूल का हुआ था, उसमें आप देखिए अब वो एक, आपने रूरल की बात की ना, तो अब वो देखिए कितना एलीट स्कूल था और उसमें हमारा जो ब्यूरो था उसने FIR भी करवाई, सारा कुछ कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो रिलक्टेंट थे। दिस इज द रोल ऑफ द पेरेंट्स कि वो किस तरह अपने आगे आगे चीजों को लेके चलें। एंड देन ऑफ कोर्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हम तो ये कहते हैं कि हर स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ सजा और कानून उससे हटके जो हमारे बहुत सारे अडेप्टिव चैलेंजेस हैं, जो अवेयरनेस रेजिंग है, जो बिहेवियरल एंड एटीट्यूडनल चेंज हमें चाहिए विद इन द सोसाइटी, उसके लिए बहुत ज्यादा कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल, उसमें पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स सबका एक कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ऐसा वाकया हैदराबाद में भी वाकया हुआ और उसको सजा दी गई टीचर को। बहरहाल वहां पे कम्युनिटी ने ज्यादा एकदम फौरी तौर पे उसका एक्शन लिया और इस तरह है। जी आगे चलते हैं। हमारे जो सिंध के मेंबर हैं इसके कमीशन के, वो बहुत ज्यादा केसेस को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम केसेस में लाइक जैसे आरजू के केस को तो कमीशन ने उसको कंटिन्यूसली उसकी कम्युनिकेशंस भेजी थी, लेकिन ज्यादा हमारी कोशिश होती है कि जो इम्प्लीमेंटिंग वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इन चीजों को देखें और हम उनको लाइक सुपरवाइज करें या उनको ओवरसाइट करें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके करें। और केसेस तो क्रॉस द कंट्री आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जब जैनब का वाकया हुआ था, कसूर की जैनब का, तो उस वक्त डॉक्टर, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, ये उन्होंने ये बोला कि ये नफ्सियाती एक मर्ज है जो उनको फोर्स करती है इस तरह के गुनाह के लिए। हम आगे बढ़ते हैं फिर। थैंक यू। और उन्होंने फिर इस पे कैंपेन भी चलाई और उन्होंने इसका हल क्या बताया था। उन्होंने कहा था कि हमें जो ज्यादा हमारा जो न्यूक्लियस होना चाहिए, जो हमारा जो सेंटर होना चाहिए, वो बच्चे होना चाहिए। और ये उन लोगों ने ये उनकी रिकमेंडेशन थी कि वो जो अब्यूज होते हैं बच्चे, हमें इसलिए बच्चों के साथ काम करना है और स्कूलों में हम ये लाइफ स्किल्स एजुकेशन जो है ना, लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वो इंट्रोड्यूस करवाएं। ये एक्चुअली वहीं से ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। जी आई थिंक एक और अवामिल भी हमें देखना होगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखें इसको हम एक तो साइकोलॉजिकल कहें कि साइकोलॉजिकल है, दूसरा मैं समझती हूँ कि हमारे मास्टरी का एक जो माइंडसेट है ना कि आप सुपीरियर हो और आप समझते हो कि कमजोर के ऊपर कमजोर का इस्तेमाल करना आपका हक है। इसके अलावा एक और चीज की जी फोनोग्राफी और उससे रिलेटेड वीडियोस कि आप यहाँ पे देखें कि वहां पे मॉनेटरी इंसेंटिव और हैवानियत भी थी, दोनों चीजें उसको भी आप सामने रखें कि ये वो चीजें हैं जिनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि क्या कितना चेक एंड बैलेंस है कि ये जो फोनोग्राफी के लिए ये यूज हो रही है वीडियोस और जो है ये फिर बना के आप ही देखें। एक तो ये होता है कि एक्ट एंड देन उस एक्ट को रिकॉर्ड करना, फिर उसके अंदर क्राइम का एलिमेंट आ जाता है कि ब्लैकमेलिंग है, साइबर क्राइम है, फोनोग्राफी है, उसके अंदर मॉनेटरी एलिमेंट है, उसकी ये तमाम इसको ये पहलू भी हमें देखना है। फिर उसके बाद ये तो एक चीज है कि हम हर कमजोर का इस्तेमाल माशरे के में जो भी कमजोर हो, चाहे वो औरत के साथ क्यों होता है ज्यादा, इसलिए समझते हैं कि वो माशरे का एक कमजोर हिस्सा है। इसी तरीके से बच्चे को भी कमजोर समझा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इन अवामिल को भी देखना होगा, हम किसी एक चीज को सामने रख के बाकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें हर पहलू पे गौर करना होगा कि इनकी वजूहत क्या है। कहीं पे हम इंतकाम का रवैया भी देखते हैं कि हाँ आपने किसी से इंतकाम लेना है तो आपने बच्चे को निशाना बना दिया, आपने जो है आपके रिवायात भी हैं कहीं पे, हम ये भी देखते हैं कि आपने इसको फैमिली ऑनर करके आपने कमजोर बच्ची को उठाया और उसकी शादी कर दी। तो ये मुख्तलिफ जिस तरीके से जो है जिनसी तशद्दुद के
डिफरेंट किस्म के जो है अब्यूज के डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं, उसी तरीके से उसके अवामिल भी मुख्तलिफ हैं। हर जगह पर एक हमें नजर आता है, हम एक सिंगल कॉज को नहीं, हमें ओवरऑल हर कॉज को एड्रेस करना होगा और उसको देख के ना सिर्फ कवानीन सख्त बनाने होंगे बल्कि उसके साथ साथ माशरे के अंदर उसके लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी होगी। लॉस तो बन गया, ज़ैनब अलर्ट बिल बन गया, उसके बाद क्या केसेस खत्म हो गए? केसेस तो खत्म नहीं हुए। आज भी हर रोज 12 बच्चे अगर अब्यूज का शिकार होते हैं, ये वो है जो रिपोर्ट होते होंगे, जो रिपोर्ट नहीं होते। तो उसमें लेजिस्लेशन का कितना रोल है, अवेयरनेस का कितना रोल है, मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सबको देखना होगा। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी इंटरवेंशन करूंगी, फिर मुझे ये है कि बाकी लोगों ने भी बात करनी है। लाइक जब आपने रिसर्च की ना, तो एक तो हमें इंडिविजुअल कंप्लेंट्स आती हैं, एक हमें बड़ा कमीशन को इंटरेस्टिंग एक कंप्लेंट भेजी एक प्रोफेसर ने, और उन्होंने रिसर्च की थी कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस इतने ज्यादा हो रहे हैं, मगर जब उन्होंने एंड पे रिकमेंडेशंस की बात की तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो केसेस हैं उसमें ये हो रहा है कि जो सुलह हो जाती है। अब ये वैसे तो ये नॉन कंपाउंडेबल है रेप का जब आप कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी फी सबीलिल्लाह हमने माफ कर दिया ये वो, और पनिशमेंट नहीं मिलती। तो फिर वो यानी औरतों के साथ भी मैं ये नहीं कहती कि बहुत, लेकिन फिर भी अडल्ट का जब होता है ना केस की कुछ और नोयत होती है, जब बच्चे का होता है तो उसको तो वो बिल्कुल ही, और एक तो जब उसके साथ हो जाता है फिर उसको कोई बच्चे को बाद में पूछते नहीं। हमने बहुत सारे केसेस में जब मैंने खुद मॉनिटरिंग विजिट्स भी किया और फॉलो अप भी किया, तो जब हम बच्चे से मैं बात करने की कोशिश करती थी, पेरेंट्स कहते थे वो तो बच्चा है, वो क्या बात करेगा। पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि अब हमने केस आगे करना है, इसको आगे लेके जाना है या नहीं जाना, जो बल्कि एडवोकेट साहब इस पे ज्यादा बताएंगे कि इन केसेस का फिर एंड क्या होता है। तो वहां पे आके तो इम्प्लीमेंटेशन सारी के सारी लोगों के हाथ में हो जाती है ना, पेरेंट्स का या फैमिली का। जी ऑफ कोर्स उन पे प्रेशर होंगे। तबस्सुम साहिबा जी, बिल्कुल यही सवाल मैं एक्चुअली भी आपसे करना ही चाह रही थी कि वो अभी इन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज का जिक्र किया है बच्चों के हवाले से। एक ये भी एक अब्यूज है कि बच्चे को जिस्मानी तशद्दुद नहीं दिया जाता लेकिन जिस्मानी छेड़छाड़ की जाती है, और ये एक इस केस में बच्चा जो है वो खुद ही अपना गवाह है, यानी वो खुद ही विटनेस है और उसका कोई और विटनेस नहीं है। तो इस तरह के केसेस में मोस्टली साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो बच्चा जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है अपने आप को, किसी से बात नहीं करना पसंद करता है या अकेला रहना पसंद करता है, यानी वो अपनी शेयरिंग नहीं करता इवन अपने पेरेंट्स से या किसी से भी। तो आपका क्या ख्याल है अगर इस तरह का कोई केस आपके पास आ जाता है, आप कैसे इस अब्यूज को प्रूव करते हैं या आप कैसे प्रूव कर सकती हैं इस तरह के केसेस में कि बच्चा खुद ही अपना विटनेस है, उसके पास बाहर का कोई विटनेस नहीं है? एस्टर साहबा, मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ाऊंगा क्वेश्चन को कि जो कम्युनिटी लेवल चर्च लेवल पे भी आप काम कर रही हैं उसको भी साथ ही कर लें, क्योंकि ये हमारा जो लास्ट भी कह लें सेकंड लास्ट राउंड है, आखिर में हमने वाइंड अप करना है, तो प्लीज। मैं दोनों क्वेश्चन को लेती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि चर्च के रेफरेंस से मैं जो डिफरेंट सेशंस कर रही हूँ, मैं कॉन्टिन्यूसली जो है तमाम जो कराची में स्पेशली, क्योंकि मेरी रहायश कराची में है, तो कराची के तमाम लोकल जो चर्चेस हैं वो हर चर्च जो है वो पब्लिक चर्च है वहां तक जा रही हूँ, क्योंकि एज ए वॉलंटियर, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ये है बीइंग एज अ फीमेल, बीइंग एज अ मदर, बीइंग एज अ पाकिस्तानी फीमेल और बीइंग एज अ पाकिस्तानी लॉयर, कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सेक्सुअल अब्यूज तो है ही है, उसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बात होनी चाहिए, उसकी राइट इंफॉर्मेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि सेनेटर साहबा कह रही थी कि पहले जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम से भी है, लेकिन बात सिर्फ यही आ जाती है कि हमें बीइंग एज अ पेरेंट, दोबारा मैं कहूंगी कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बीइंग एज अ पेरेंट विजिलेंट होना जरूरी है। अगर आप अगर ज़ैनब वाले केस में भी जाते हैं तो पेरेंट्स आर नॉट विद दैट गर्ल दैट टाइम जो इंसिडेंट हुआ, तो कहाँ गलती हमारी खुद बीइंग एज अ पेरेंट भी है। हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, बेशक वो खाला के पास थी, हम पेरेंट किसी भी जरूरी काम से किसी भी फरीजे के लिए भी जाते हैं, तो अपने बच्चे जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। फिर स्टेट जो है वो ऑन करती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ऑन करती है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को भी ऑन करती है, प्रोटेक्शन हमारे हर चीज का वो जिम्मेदार है। लेकिन क्या बात है, जैसे कि अभी आती है कि जैसे अभी डॉक्टर साहबा कह रही थी कि आरजू वाले केस को भी इन्होंने बड़ा क्लोजली देखा, मैं भी शुरू से इनके साथ ही इस फैमिली को भी सारा कुछ देखा, लेकिन
वहां पे भी एलिमेंट वही आ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज प्लस जो वो बच्चा होता है, वो जो बच्ची है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, अगर उसको आप फोर्सबली मैरिज भी कर देते हो, लेकिन वो आप उसको यूज किस पर्पस के लिए कर ले हो कि आप उसको सेक्सुअल अब्यूज करोगे, उसकी बाद में आप साल 2 साल के, जो वो भी रिसर्च है जो अभी तक ये आई है कि इस तरह के केसेस में भी जो सेक्सुअल अब्यूज की जाती है, फोर्स मैरिजेस की जाती हैं, वो आफ्टर रिजल्ट क्या निकलता है उनका, कि उन बच्चियों को आप बाद में किसी और वडेरे या किसी आपके चहेते या किसी ऐसे बंदे जो बाअसर बारसूख है उसके पास बेच देते हो जस्ट फॉर सेक्सुअल प्लेयर। हम जस्ट सेक्सुअल प्लेयर है उसके लिए तो बात करना, फैमिली में डिस्कशन करना ही नहीं चाहते। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिलीज जो है बीइंग एज अ पेरेंट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें कि किस तरह से हमें ओपन अप होना पड़ेगा बीइंग एज ए पेरेंट अपने बच्चों के साथ। ठीक है, हम पाकिस्तानी माशरे में रहते हैं, हमारे कल्चर्स और नॉर्म्स भी हैं, तो हमें किस तरह से देखना पड़ेगा कि हम इन चीजों को आगे लेके चलें। तो अगर इस तरह से अगर हम कॉन्टिन्यूसली चीज पर डिस्कशन करेंगे, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता। ग्रास रूट पर जाने के लिए देखिए, अभी हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनके लिए कोई रिपोर्ट करने वाला है, जिनके लिए कोई आवाज उठाने वाला है। हम तो उन बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को देख ही नहीं रहे, हम उन बच्चों को तो देख ही नहीं रहे जो गली मोहल्ले में भीख मांगते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो किसी यतीम खाने में है। उनके साथ क्या होता है, आप लाहौर का इंसिडेंट देख लें, यतीम खाने वाला क्या हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज कॉन्टिन्यूसली है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हम इसके लिए ओपनली डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक हम इसको एज ए क्राइम नहीं समझेंगे और बच्चों को उनके राइट्स की राइट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। मैं जहाँ पे भी डिफरेंट सेशंस कराने जा रही हूँ, तो मैं उन बच्चों से, जब जब फीमेल्स होती हैं, मदर्स के साथ छोटे एज के बच्चे भी आते हैं, 8, 10, 5 साल के, तो मैं उनसे डिस्कशन करती हूँ विद उनको प्रॉपरली बता के कि व्हाट आर द योर पार्ट्स, जिनको किसी को भी परमिशन नहीं है कि वो आपको विद और विदाउट योर कंसेंट जो है वो टच कर सके। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, जी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए आपको फिर कैसे चीखना है, किस तरह से, कहाँ पे जाना है और कहाँ पे रिपोर्ट करना है। आपके जो पेरेंट्स हैं, दे आर योर बॉडीगार्ड्स। आपको अपने पेरेंट्स का टेलीफोन नंबर, जो हर पेरेंट्स है उसको लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को अपना घर का एड्रेस, अपना फोन नंबर जुबानी याद कराएं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो जाता है, कोई बच्चा अगवा हो जाता है या कहीं से कुछ रास्ता भटक जाता है या कुछ हो जाता है, तो वो घर तक पहुंच सके। उसके बाद अच्छा जैसे कि जी, तो बसम साहिबा, एक सवाल ये भी है कि आपने अभी कहा कि आप मदर्स के साथ या पेरेंट्स के साथ ये बात करते हैं, बच्चों के हवाले से बात करते हैं, उनको बताते हैं, तो क्या आप उनसे उन रिलेटेड लॉज के बारे में भी बात करते हैं जो कि आर्टिकल्स में हमारे मौजूद हैं? क्या आपको उनकी अवेयरनेस भी आप उनको देती हैं कि किस हवाले से, अगर खुदा ना खास्ता कभी इस तरह का कोई वाकया होता है, तो पेरेंट्स जो है वो किन लॉज के अकॉर्डिंग ये जो है वो अप्रोच कर सकते हैं पुलिस को या अपने किसी भी मैटर को पहुंचा सकते हैं उन तक? तो ये आप ये भी उनको अवेयरनेस देती हैं कभी इस हवाले से बात करती हैं? हाँ जी, लॉ की खाली सिर्फ बात ही नहीं आती यहाँ पे, मैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कानून हमें देता है, वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो उनसे प्रॉपर्ली डिस्कशन की जाती है कि आपको क्या राइट है बीइंग एज ए पाकिस्तान। उसके साथ साथ आपसे इस चीज के लिए भी डिस्कशन की जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी सराउंडिंग में किसी बच्ची के साथ या आपके नेबर्स में किसी बच्ची या बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके, किस तरह से जाके रिपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे। क्योंकि देखें, हर दफा जैसे अभी हम आरजू की बात करें, या अभी जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से आज ये फायदा उठाना चाहूंगी कि मैं आप सेनेटर साहबा और डॉक्टर साहबा की परमिशन के साथ मैं बाद में चाहूंगी कि सैमसन भाई मुझे जो है ना वो उनका नंबर भी शेयर करें, क्योंकि एक स्टिल केस जो है वो फोर्स मैरिज का है, स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट, बट कोई नहीं हो रहा, क्योंकि साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज कॉन्टिन्यूसली उस बच्ची के ऊपर हो रहा है। तो मुझे बीइंग एज ए फीमेल, बीइंग एज ए मदर भी, बीइंग एज ए एडवोकेट होते भी, क्योंकि हमारी दोनों मोतबर शख्सियात बैठी हुई हैं जो काम कर रही हैं इस चीज के लिए, तो मैं इनकी गाइडेंस भी चाहिए होगी, तो मैं वो बाद में आपकी परमिशन के साथ इनसे नंबर भी ले लूंगी। और दूसरी चीज, क्योंकि मुझे इस केस से जो है वो हेल्प चाहिए होगी आपके लिए, क्योंकि अगर हम किसी एक बच्चे को भी बचाते हैं तो हम जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ करते हैं। अगर आप लॉ की बात कर रही हैं तो सिर्फ लॉ ही नहीं उनको समझाया जाता, उनको बताया जाता है
کہ یہ میری باڈی ہے, یہ میری باڈی کو کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے. ایون بچے جو ہیں اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس ڈسکشن میں, اس سیشن میں, کہ وہ اپنی ڈسکشن میں لازمی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم اچھا اگر ایسا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے. کچھ بچے پھر بتاتے یہ بھی ہیں کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا نمبر یاد ہے, ہم اپنا کنٹریبیوشن کرتے ہیں, اور ان سے ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کا باڈی گارڈ کون ہے. آپ اپنی فیملی میں خود ڈیسائیڈ کریں کہ ایک باڈی گارڈ جو ہے وہ آپ کو لازمی, پیرنٹس کا لازمی ایک سیشن ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ ڈیلی. وہ جو اسکول کی روٹین ہے ان سے ڈسکشن ہونی چاہیے کہ آپ اسکول میں آپ نے کیا کیا, لنچ میں آپ نے کیا کیا, آپ کی فرینڈس کا کیا سرکل ہے. یعنی کہ آپ بات کرنا شروع کریں, ایک دن میں بھی نہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آج ہم نے سیشن کیا کل یہ ساری بات ہونی شروع ہو جائے گی. اگر کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں, اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ اس ٹاپک کے لیے بات کرنا شروع کریں بچوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نہیں اس ٹاپک کے لیے ہم اوپن اپ نہیں ہو سکتے, یہ ہمیں دید و لحاظ رکھنا پڑے گا, یہ شرم کی بات ہے. اگر کسی کے ساتھ سیکشل ابیوز ہو جاتا ہے, بچی کے لیے تو ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے لیے تو ہم عزت کا میٹر بنا لیتے ہیں کہ ہاں جی اس بچی کے ساتھ ہوا. اس کے لیے مختلف NGOs ہیں, وہ ادارے جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں بات کسی بچے کی آتی ہے تو سوری ٹو سے وہ ہم ڈسکشن ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ فیملی کے میل ممبرس میں ڈسکشن کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں نو اٹس اوکے, تو ایسا کچھ نہیں, ایسا تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہنستے کھیلتے ہیں. لیکن یہ ہنسنا کھیلنا نہیں, یہ اس بچے کے رائٹ کی انفرنج ہے, جو اس کا رائٹ جو ہے وہ اس کی آزادی آپ ان سے چھین رہے ہو ان کا. کیونکہ اگر آج اس کے اوپر سینس آف گلٹ, سینس آف فیئر آ جائے گا تو کل وہی بچہ, ابھی لاسٹ ایئر آئی تھنک سو, ڈونٹ مینشننگ دا نیم, ایک ادارہ تھا جہاں پہ ایک صاحب تھے, ان کے ساتھ جو ہے وہ انسیڈنٹ کیا. انہوں نے تقریباً 100 سے اوپر جو بچے تھے وہ سیکشل ابیوز کا جو ان کے پاس پڑھتے تھے ان کو کیا. تو جب ان سے پوچھا گیا تو انٹروگیشن ہوئی, میڈیا ٹرائلز ہوا, تو انہوں نے کہا جب میں چھوٹا تھا, جب میں بچہ تھا تو مجھے پڑھانے والے نے بھی ایسا ہی کیا. تو اگر میں نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ایسا کچھ غلط نہیں کیا, جو میرے ساتھ ہوا تو وہ میں نے بھی آگے کیا. تو یہ ایک نارمل روٹین ہے. مین ٹو مین جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ ہم ڈسکشن کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم اس بچے کے لیے, جو میل بچہ ہے اس کے رائٹ کے لیے تو آواز ہی نہیں اٹھانا چاہتے. فیمیلز کے لیے تو ہم پھر بھی شاید آنر میں بات کر لیتے ہیں کہ وہ ہماری فیملی ہے, وہ عزت ہے, بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوگا. لیکن جو بچہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہو جائے گا اس گلٹ کے ساتھ, تو وہ ان کے لیے ہم کب آواز اٹھائیں گے. بالکل. اب یہ دیکھیں آپ تو ایسٹر, جی یہ تو مدرسوں میں تو بہت ہی زیادہ وہ سامنے آئی ہیں رپورٹیں کہ وہاں پہ زیادہ ہے. لیکن چونکہ یہ ایک میٹر بہت سینسیٹیو سا آ جاتا ہے, کئی دفعہ بات سامنے آئی ہیں کھل کے, لیکن کرنا جو ہے صاحبہ کی, لیکن تبسم صاحبہ کی بات سن کے ایک بات ضرور سامنے آ رہی ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر پیرنٹس اویئر بھی نہیں اور ایجوکیٹڈ بھی نہیں, ایجوکیشن ناٹ اونلی ان سینس آف بکس اور سم, بلکہ دوسرے حوالے سے بھی, کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ اگر بچے کا ذکر ہے تو اس میں پیرنٹس جو ہیں وہ بات کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں لڑکی کے حوالے سے. تو دیکھیں کتنا ضروری ہے اس بات کے ڈفرینس کو سمجھانا بھی پیرنٹس کے لیے, سمجھنا اور پیرنٹس کو سمجھانا کہ اویئرنیس دینا کتنا ضروری ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ ضرور اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے ریزلٹس بھی آپ کو ضرور مل رہے ہوں گے. تو وی ہوپ دیٹ یو ول بی کنٹینیوٹنگ اینڈ جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے اس کو بھی ہم ابیوز سمجھتے ہی نہیں. ہم فیملی میں اپنے بچوں کا خود اتصال کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کو رائٹ ٹو چوز دیا ہی نہیں ہوتا, رائٹ ٹو ایجوکیشن نہیں دیا ہوتا. ہم رائٹ ٹو ان سے ڈسکشن کرنا نہیں چاہتے. ایون دیکھیں جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ جو نیشنل کمیشن ہے چائلڈ رائٹس کا, تو ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج کا جو بچہ ہے اس کی رائے کی ویلیو ہے, وہ اپنی ایک رائے رکھتا ہے, اپنی سوچ رکھتا ہے. اور اگر آپ بچے کا کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, وہ سنگل ہے, تو وہ بھی اپنی گواہی دے سکتا ہے. اس کے بعد جو میڈیکل ایگزامینیشن ہے, میڈیکل ٹیسٹ ہیں, ان سے بھی پروف ہو جاتا ہے بچے کے ساتھ سیکشل ابیوز ہوا ہے یا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے لیے اوپن اپ ہونا پڑے گا. کیونکہ سائیکولوجیکل ابیوز تو ہم اس کو مانتے ہی نہیں کہ وہ سائیکولوجیکل ابیوز ہے, کیونکہ وہ ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. جیسے کہ سینیٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے کمزور کو دبانے کا جو ہے وہ حق اپنے پاس رکھ لیا ہوا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو. ہم تو باہر میں تب بات کریں گے نا جب پیرنٹس اپنے بچے کا اتصال نہ کر رہے ہوں گے اپنے گھر کے اندر.
ہمیں اس کے لیے بھی بات کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے. میرا تو کہوں گی کہ اس کے لیے آپ سیریز بائی سیریز بھی کرتے رہیں تو پھر بھی وہ کم ہے, کیونکہ ہر ایک طے بتائے جو ہے وہ ایک نئی چیز کھلتی آئے گی, نئی ڈسکشن چلتی آئے گی کہ لیک آف ایجوکیشن میٹر نہیں کرتا, کیونکہ کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں جیسے کہ سر سیمسن جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ جو سب سے زیادہ ہائی کیس رپورٹ ہوئے ہیں وہ امریکہ میں ہے, لیکن وہاں کیوں رپورٹ ہوئے؟ وہاں بچوں کو پتا ہے کہ یہ میرا اتصال ہو رہا ہے, یہ میرا ابیوز ہو رہا ہے, یہ میرا رائٹ ہے جس کو انفرنج کیا جا رہا ہے. وہاں قانون ہے تو وہ قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہے. تھینکس ٹو گاڈ کہ ہم پاکستان میں ہیں جہاں پہ بہت سارے قانون ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہاں بہت زیادہ ہی قانون ہے, یہاں قانون بائی قانون بنتا جاتا ہے, لیکن لیک آف امپلیمنٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جی اب بہت سارے کیسز ابھی ہمارے نے دیکھے ہیں, بہت سارے کیسز بڑے کیسز آئے ہیں اور ان کو فالو بھی کیا گیا ہے, ان کے بارے میں بہت صحیح اویئرنیس بھی لوگوں کو دی گئی, لیکن ریزلٹس کی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کہیں بہت کم ریزلٹس نظر آتے ہیں بیکاز امپلیمنٹیشن از ناٹ دیئر. جی سیمسن صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہی چاہ رہا تھا کہ ایک تو امریکہ میں 22.678 ملین جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اور یہاں جو ایجنسیاں ہیں یہ سوشل ورکرز کے بھی انڈر آتی ہیں جو ان چائلڈ کے لیے کام کرتی ہیں, تو وہ بیفور ٹائم کہتے ہیں کہ اتنا 1 سال کا خطرہ ہے, اتنے بچے ابیوز ہونے جا رہے ہیں اس طرح. وہ کافی بہتر ہوپفل رزلٹ جو ہے سامنے آ رہے ہیں. تو چونکہ ہمیں اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم آپ جائیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ ڈاکٹر ربینہ فروز بھٹی صاحبہ آپ اس کا 1 منٹ میں اگر پاسبل ہے جی اس کے سارے کے کنکلوژن کرتے جائیں تاکہ ہم اس میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو اس میں یہی کہوں گی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو بھی چائلڈ ریلیٹڈ لیجسلیشن ہو, پالیسی ہو, پروگرامز ہوں, ان کا جو فوکس ہے وہ بچہ ہونا چاہیے, اور بچے کی آواز یا بچے کی رائے اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے, جس کو ہم چائلڈ پارٹیسپیشن کہتے ہیں. دوسرا میں کہتی ہوں کہ دو سطحوں پہ ہمیں کام کرنا ہے, ایک تو ریاست کو کرنا ہے, سماج کو بھی کرنا ہے. لائک اگر جو ریاست ہے مثلاً ایک تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پہ صوبوں میں چائلڈ پروٹیکشن اگر انسٹیٹیوشنز ہیں یا چائلڈ پروٹیکشن جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہیں اور جو اوور سائٹنگ ہے, مثلاً اگر چائلڈ رائٹس کمیشن ہے تو ان کا کام اوور سائٹ کرنا ہے, ان کے جو رولز ہیں ان کو بڑا کلیئرلی اس کو ڈیفائن کرے, اور جو امپلیمنٹیشن والا کام ہے وہ امپلیمنٹیشن والے ادارے کریں, اور جن کا اوور سائٹنگ ہے وہ اوور سائٹ کریں, تاکہ جس کی ذمہ داری ہے وہ کل کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے. جب بہت سارے ادارے وہ بڑی ایک میسی سچویشن ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ انہیں جہاں پہ لاز میں گیپس ہے یا اوور لیپ کر رہے ہیں یا وہاں پہ کنسالیڈیٹڈ لاز کی ضرورت ہے. یہ پارٹ تو ریاست کا ہے. جو سماج کے میں وہ یہی کہوں گی کہ 2 بہت بڑی اہم جس کو آپ کہیں نا ایلیمنٹس ہے. ایک تو فیملی یونٹ, فیملی کے اندر اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو یا فیملی کو کیسے سینسٹائز کرنا ہے, اور دوسرا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے, کریکولم کے اندر یہ مینڈیٹری ہونا چاہیے اور ٹیچر سینسٹائز ہوں اور ان کو پڑھایا جائے. باقی ظاہری بات ہے جب امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں تو ان کا کیپیسٹی کا بھی بڑا ایشو ہے. وہ بالکل انسینسٹیو وے میں رپورٹنگ کرتے ہیں, کمپلینٹ لیتے ہیں, بچے کے ساتھ کوسچننگ اس طرح ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ تو اگین میں یہی کہوں گا کہ اگر امپلیمنٹنگ جو ایجنسیز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, ان کے پورے پروگرام ہوں گے, روڈ میپس ہوں گے, تو اسی کا حصہ کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوگی. اور تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ونس اگین آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو پہ بات کی, اور مجھے خوشی ہے کہ بہت ساری عورتوں کی آوازیں اس میں شامل تھی, اور آپ واحد مرد تھے جو چائلڈ ابیوز سیکشل ابیوز پر. تو اگلے پروگرامز میں اور لوگ بھی آئیں گے اور وہ اس پہ کریں گے. اور کمیشن کا میں جو تبسم صاحبہ نے یہ کہا میں پھر ان باکس میں کر دیتی ہوں, کمیشن کا ایڈریس بھی, فون نمبرز وغیرہ بھی. آپ یہ ہمارا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہے,
और वही यहीं से सारे मेंबर्स ऑपरेट करते हैं। हमारे जो सिंध वाले मेंबर है वो भी यहीं बैठते हैं, केपी वाले, बलूचिस्तान वाले। तो वी विल बी मोर देन हैप्पी और सेटिस्फाइड कि आप जैसे लोग कोऑर्डिनेट करें और हमें बताएं, या जो हमसे अपने कमीशन के मैंडेट के मुताबिक जो हम कर सके हम जरूर करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसीलिए मैं कम बोल रहा हूँ आज, मैं कम बोल रहा हूँ। नहीं, हम तो मर्दों की ज्यादा आवाजें सुनना चाह रहे थे। नहीं, वो नेक्स्ट ख्याल रखेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं सेनेटर सहर साहबा, आप क्या कहते हैं? आप आज की गुफ्तगू को समेटेंगे। जी बिल्कुल। देखिए बहुत शुक्रिया। मैं वो बातें रिपीट नहीं करूंगी जो हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बात जब हम कैपेसिटी की करते हैं तो एक तो मोहल्लों की सतह के ऊपर ना कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर बैठ के एक कलेक्टिव जो एक होता है ना प्रोटेक्शन के एक हर एरिया वाइज वो जरूर उसके ऊपर जो है गौर फौज भी किया जाए और उसके तरीकेकार भी वादे किए जाए। दूसरा, पुलिस स्टेशन को इम्प्रूव करना होगा कि पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पे प्राइमरी रिपोर्ट होनी है, जहाँ पे केसेस रिपोर्ट होने हैं, वहाँ पे स्पेशल जो है वो ऐसे यूनिट बनाए जाए जहाँ पर इस किस्म के केसेस जो एब्यूज के केसेस हैं उनको आप क्रिमिनल केसेस के साथ दूसरे आप ना हैंडल करें, क्योंकि वो बच्चे हैं या वो कमजोर औरतें हैं। तो वहाँ पर आपके जो है लॉ एक्सपर्ट्स भी हो, वहाँ आपके जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी हो, और वहाँ पर एक रीजनेबल और एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी हो कि जहाँ पे लोगों के अंदर ये जरूरत और हिम्मत हो कि वो आके रिपोर्ट कर सकें। इस वक्त तो लोग पुलिस स्टेशन जाने से भी खाइफ हैं। हमने बात तो बहुत की पुलिस रिफॉर्म्स की, लेकिन वो ऐसी अमली तौर पर हमें नजर नहीं आया। आज भी सबसे पहले इस्तेसाल जब आप जाते हैं किसी थाने में तो वहां से शुरू हो जाता है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मारूख हमारे साथ आ गई हैं, इनसे एक सवाल मैं करना चाह रही हूँ प्रोग्राम से पहले। मारूख, अभी जो क्या बीच में मेरा ख्याल शायद कोई आपका इशू हो गया था, सवाल जो आपसे वो इसी हवाले से कि आपने भी कहा कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल चाइल्ड अब्यूज जो है इस पे भी आपका जो दायरा प्याम है जो वो भी काम कर रहा है। तो आप इस सिलसिले में कुछ बताएंगे, आपने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है, ये ट्रांसजेंडर्स के साथ आप काम कर रही है, उसमें इस हवाले से आपने क्या किया, यानी इस सेक्सुअल जो अब्यूज है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, इसको लेके आपने इन सबको एक साथ मिलके काम करें या सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम किया जा रहा है? सब प्लेटफॉर्म्स जो हैं, क्योंकि वो सारी डोमेन्स डिफरेंट है, इसलिए उन सब पे डिफरेंट डोमेन्स पे मुख्तलिफ तरीक़ों से काम किया जा रहा है। लेकिन चाइल्ड अब्यूज़ में स्पेसिफिकली मेरा ख्याल है, मैं कहना चाहूँगी मे बी बाकी एजेंसीज भी शायद जो ऑर्गेनाइजेशंस है यही अप्रोच यूज़ कर रही हूँ, लेकिन देखा जाता है कि बच्चे जो हैं दे फील रिलक्टेंट, वो एक्सप्लेन करने में उनको मुश्किल पेश आती है, वो नहीं बता पाते। तो इसको कैटर करने के लिए जो स्पेसिफिकली हमने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई थी वो ये थी कि हम बच्चों को ये सिखा रहे थे कि आप अगर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है अपने पेरेंट्स से बात करने में या अपने रिलेटिव या टीचर से, तो यू कैन ड्रॉ इट। और जो मैंने आपको भी मेंशन किया कि हमने एक बुकलेट भी बनाया, और उस बुकलेट जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो उनके पेरेंट्स के लिए भी है, जिसमें हमने कुछ कलर्स इंट्रोड्यूस कराए जो पेरेंट्स के बुकलेट है, ताकि उसमें स्पेसिफिकली बिकॉज इट्स फ्रॉम वन ऑफ द रिसर्च, जिसमें पर्पल और रेड कलर को बच्चे तब यूज़ करते हैं जब वो साइकोलॉजिकली किसी मुश्किल से गुजर रहे हो, किसी वायलेंस को फेस कर रहे हो, बट वो उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो नॉर्मली रूटीन में अगर एक बच्चा जो है उसको कोई किसी भी किस्म की वो कोई चीज़ फेस कर रहा है तो वो इन कलर्स का इस्तेमाल करता है। सो हमने उस रिसर्च से इसको लिया, और जो पेरेंट्स का बुकलेट है उसमें भी हमने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि अगर बच्चा ड्राइंग में ये कलर्स यूज़ कर रहा है तो ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग एंड यू नीड टू फाइंड आउट। वो आपको थ्रू पिक्चर्स एक्सप्लेन कर देगा। तो बच्चों को भी हम यही सिखा रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, you're going to use those colors, specifically purple and red, and with the help of those colors you can explain to your... कैसे कहाँ कंडक्ट कर रहे हैं, मतलब जो आप कह रहे हैं ना पेरेंट्स को सिखाया जाता है बच्चों को, कहाँ कंडक्ट? जी, ये हम अभी करंटली हम स्कूल की हद तक है उसमें। अच्छा, उसके बाद we'll definitely take it up to the colleges and universities, but मोस्टली यूनिवर्सिटी लेवल पे जो बच्चे होते हैं दे आर क्वाइट ओपन और वो एक्सप्लेन कर पाते हैं अपने पेरेंट्स को। बट जो स्कूल लेवल के बच्चे हैं वो मोस्टली उनके लिए ये बुकलेट्स जो है उनके लिए बनाई गई हैं। जी। तो इसमें आपको कोई अच्छा कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला, मतलब
We started it right before COVID, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کووڈ کے بعد schools are closed. So once یہ situation جب جیسے school reopen ہوتے ہیں, so we'll go back to the schools and start this campaign again. اس سے پہلے بلکہ since you talked about the psychological factors, آپ psychological factors کے بارے میں بات کر رہے تھے. All my senior انہوں نے اپنے opinion share کیے. So I would like to add a little opinion of mine psychological factors پہ, and that is کہ I believe in the positive school of thought, and positive school of thought states that criminals are not born, they're made. اور جب ہم کسی بھی کرائم کی بات کرتے ہیں, اسپیشلی اگر ہم صرف پازیٹیو اسکول آف تھاٹ پہ ہی رہیں, تو اس کے اکارڈنگلی صرف ایک کرمنل کے انٹرنل ڈیزائر نہیں ہوتے جو اس کو کرائم کرنے پر مجبور کرتے ہیں. دیر آر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پریشر اینڈ فیکٹرز, جس میں سائیکولوجیکل فیکٹر ہیں, سوشولوجیکل فیکٹرز ہیں, بایولوجیکل فیکٹرز ہیں. اور آئی تھنک سائیکولوجیکل فیکٹرز جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی a man or a woman in making them a criminal. So we need to focus on the psychological factors as well. جیسے کہ ابھی ایڈوکیٹ تبسم صاحبہ بات کر رہی تھی کسی کیس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو ابیوزر تھا وہ بچپن میں اس کو ابیوز کیا گیا and then he was doing the same. تو psychological factors یہی وجہ ہے کہ psychological factors I'm trying to say کہ they are important, کیونکہ ارلی جو بچوں کے جو نیگیٹو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی ہے, اور وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو ایگریشن اور وائلنس کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے موسٹ کیسز میں اکارڈنگ ٹو ون آف دا ریسرچ 70% آف دا سیکشل کیسز criminals were actually abused in their childhood and they were doing the same thing. تو آئی تھنک جب ہم فوکس کرتے ہیں وکٹم پہ تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دا کرمنل ایز ویل, کیونکہ اگر آپ اس معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو فوکس آن دا کرمنل اینڈ دوز فیکٹرز جو کرمنل کو کرمنل بناتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. ہاں دیٹس رائٹ, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا جی ایڈوکیٹ تبسم صاحبہ, آپ اس پروگرام کو 1 منٹ کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ فرسٹ آف آل اگین تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, کیونکہ اتنی خوبصورتی سے آپ نے پروگرام کو, ایسٹر صاحبہ آپ نے بھی اور جوید سر نے بھی کس طرح سے جو ہے کنڈکٹ کیا کہ ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مینیج کر دیا. فرسٹ آف آل اپلاز فار یو. اور دوسری چیز یہ جو ٹاپک تھا اس کے لیے سیر حاصل گفتگو یہی ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے, فرسٹ پرائمری ذمہ داری جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے, دین آفٹر ورڈ اسٹیٹس کی ہے, دین آفٹر ورڈ بینگ, جیسا کہ سینیٹر صاحبہ نے کہا کہ ہمیں برادری سسٹم جو ہے وہ محلے میں کمیونٹی, جس طرح محلے میں پہلے پنچایتیں ہوتی تھیں وہ اس ٹائپ کا سسٹم جو ہے ہمیں انٹروڈیوس کرانا پڑے گا, واپس ہمیں بیک ورڈ جانا پڑے گا. جیسے گاؤں میں تھا کہ اگر کوئی پرابلمس آتے تھے تو ویجیلنٹ ہوتے تھے, وہ جو پنچایت والے ہیں جو محلے کی برادری ہوتی ہے وہ دیکھتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کون آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کس کے گھر میں کس کے محلے میں کیا ہو رہا ہے. اوور لیپ نہیں ہو لیکن اتنی سحر حاصل ڈسکشن ہو کہ وہ جو کرمنل ایلیمنٹ سراؤنڈنگ میں ارد گرد منڈلا رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے, ہماری فیمیلز کے لیے, جو بچیاں باہر کام کے لیے آتی جاتی ہیں ان کے لیے ہراسمنٹ جو ان کو ہو رہی ہے, تو وہ اس کے لیے وہ روک تھام کرے ایز اے محلے دار. پھر اس کے بعد بینگ ایز جیسے تھانہ کلچر ہے وہ تو جو ابھی میں سندھ جوڈیشل اکیڈمی سے واپس ٹریننگ بھی کری تھی کچھ, تو وہاں پہ بھی یہی چیزیں کرائی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کے لیے کام ہو رہا ہے کہ ان کی اور ٹریننگز ہوں. جہاں پہ بات آتی ہے کہ اس چیز کے لیے ہم اس کو سمرائز کریں, 1 منٹ میں یہی سمرائز کروں گی. لاسٹ ابھی جب میں ہارورڈ یونیورسٹی میں ایز اے اسپیکر تھی تو میں وہاں پہ بھی جب سب اپنا اپنا بول چکے تو میں نے صرف ایک چیز کہی تھی, آپ جہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس قانون ہے, امپلیمنٹیشن ہے, تو ہمارے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس قانون تو ہے لیکن اٹس اونلی آن دا بک, تو لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہے نہیں, اور جو گناہ ہے اس کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہے. وہ لڑکی اور لڑکے کے لیے ہمیں ایکول رائٹ, ہم لڑکی کے لیے تو بولتے ہیں گرلز فرسٹ لیڈیز فرسٹ, لیکن وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. نہ تو ان کو ادھر سے رائٹ ملتے ہیں, نہ ادھر سے لڑکے کو پروٹیکشن ملتی ہے. انسان جو ہے جیسا کہ ابھی معروف بتا رہی ہیں کہ وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ بھی کام کری ہیں, وہ بھی تو سائیکولوجیکلی فزیکلی جو ہے وہ ابیوز ہوتا ہے. تو ہمیں انسانوں کی جو مکمل جو ہے وہ بچہ چاہے وہ
ट्रांसजेंडर है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कलेक्टिवली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी का भी राइट जो है वो सल्ब ना हो, जो किसी का भी जो बॉडी का तकद्दुस है वो पामाल ना हो। क्यों? क्योंकि बीइंग एज ए पाकिस्तानी, बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए क्रिएशन ऑफ द गॉड, हमारी राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर एक को वो आज़ादी दी जाए जो खुदा ने उसको आज़ादी दी है। उसकी आज़ादी की जो सल्बी है, ना वो पेरेंट्स करें, ना वो कम्युनिटी करे, ना वो कोई चर्च करे, ना वो कोई अदारा करे, ना कोई मुल्क करे। तो जो आज़ादी खुदा की तरफ से दी गई है, उस आज़ादी को, उस फ्रीडम का फ़ायदा जो है वो बच्चा, चाहे किसी रंग, नस्ल, मजहब से, किसी कौम से है, तो वो अपनी जो है वो आज़ादी जो है वो इंजॉय कर सके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सच ब्यूटीफुल प्रोग्राम। कि इतना अच्छा पैनल था जिसमें एक एनर्जेटिक, एक सैर हासिल डिस्कशन हुई। तो जो है इसका आगे कंटिन्यूसली होना चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं वो इस चीज के लिए सोचने के लिए मजबूर हों। ज़ैनब के केस ने तो शुरू किया था, लेकिन तबस्सुम साहब क्योंकि ना वक्त काफी हो चुका है, तो मैं आपका स्पेशल यहाँ शुक्रिया अदा करूंगा कि ये टॉपिक आपका दिया हुआ था, क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे कि हमने टॉपिक इनको कहा कि कुछ दें, तो इन्होंने टॉपिक दिया, तो खैर से अच्छा एक हो गया। एस्टर साहब आप कुछ कहना चाह रही हैं तो इसको वाइंड अप किया जाए। बस मैं तो एंड में ये कहना चाहती हूँ कि ये एक हम सबकी सोशल जिम्मेदारी थी जिसको हमने पूरा करने की कोशिश की है, कि हमने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने की कोशिश की है जो कि टैबू टॉपिक है। मोस्टली लोग इस पे बात करना पसंद नहीं करते। हमारे माशरे में भी अभी बहुत से डिस्कशन के दौरान हमने देखा कि पेरेंट्स में अवेयरनेस है, लेकिन उस अवेयरनेस का वो लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए। और लड़की को लेके तो शायद डिफरेंस ऑफ थॉट भी है, डिफरेंस ऑफ व्यू भी है। और लेकिन ये कि वी ऑल आर वर्किंग ऑन आवर डोमेन्स, हम अपने अपने डोमेन्स में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। मिल भी रही है कामयाबी, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे कामयाबी आई है, रिजल्ट्स भी आए हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, ये इन सारे इस बहस में ना मेन कंपोनेंट जो है ना बच्चे की लाइफ में, वो है उसके पेरेंट्स होते हैं। तो जो पेरेंट्स है ना, इसमें सबसे बेसिक और सबसे बड़ा कैरेक्टर तो उन्हीं है कि बच्चे को जो फर्स्ट एजुकेशन देनी है वो उन्होंने ही देनी है। एथिक्स के हवाले से उनको बताना, उनको वैल्यूज के बारे में बताना, रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, कि एक फैमिली के रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। फिर इसके बाद पेरेंट्स के बाद जो हमारे रिलीजियस जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस घर में रिलीजियस एजुकेशन का जो है वो मौजूद होती है, उसका जिक्र होता है, तो वहाँ पे माहौल बेसिक जो है ना, एज कम्पेयर्ड विद द अदर्स, वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है। और बच्चा जो है वो मेंटली जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करता है। फिर इसके बाद टीचर्स का भी बहुत बड़ा किरदार है कि वो बच्चों को तालीम के हवाले से भी इस तरह का वो करें, यानी सिर्फ उनकी एक एकेडमिक ग्रोथ नहीं करें, बल्कि उनकी एक पर्सनालिटी ग्रोथ की तरफ भी उनका ध्यान होना चाहिए। इसमें उनके एथिक्स के हवाले से भी उनको बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसके अलावा जो हमारी इर्द गिर्द सोसाइटी है उसका भी अपना एक किरदार है, और फिर गवर्नमेंट का भी ज़ाहिर अपना एक किरदार है। तो ये सारे मिल के एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए बच्चे को, या एक अच्छा उसको एक बनाने के लिए। एस्टर बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल, हाँ, तो मैं ये जरूर बताऊंगा अपने मेहमानों को, नादरीन को, कि ये एस्टर डैनियल सेंट पैट कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की लेक्चरर हैं, और इनका भी एक मोटो है जिसकी वजह से ये हमारे साथ अटैच हैं कि हम अवेयरनेस का ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो वक्त जो है वो लौट आए, काश वक्त लौट आए, या हमें वापस लाना पड़ेगा वही वक्त जब हम लोग मोहल्ले गलियों में ध्यान रखते थे कौन आया कौन गया, या बरादरी सिस्टम पे हम बुला लेते थे, या बड़े हमारे बुला लेते थे कि खानदान में ये काम गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा था। बड़ा एक अच्छा था, हिडन कुछ चीजें हिडन थी, लेकिन फिर भी वो माशरा बड़ा अच्छा था, उसको हमें वापस लाना पड़ेगा। तो मैं फर्दन एडवोकेट तबस्सुम साहबा आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने जहाँ टॉपिक दिया वहाँ वक्त भी दिया। इसी के साथ मारूफ एक यंगेस्ट हैं, ये हमारी कोशिश थी कि इन बड़ों के या सीनियर्स के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा गेन भी करें, अपनी नॉलेज गिव एंड टेक पे चलें और बेहतर अच्छा काम करें। सेनेटर सहर साहबा आपका बहुत ही हम मशकूर हैं
کہ آپ روزے میں بھی تھی اور آپ نے کچھ ہمیں نظر بھی آیا وقت سے پہلے کہ آپ نے روزہ بھی کھولا. تو آپ کا بہت مشکور ہیں. آئندہ پھر ہم جو ہے وہ بات کریں گے کیونکہ آج کے ٹاپک میں ہم کچھ چیزیں نہیں ڈسکس کر سکے اور میں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے تبسم صاحبہ کے ساتھ. تو ہم دوبارہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. اسی طرح ڈاکٹر روبینہ فروز بٹی صاحبہ آپ کا انتہائی مشکور ہوں. آپ کا انتہائی وقت جو ہے وہ ایک قیمتی وقت ہے. آپ ریسرچ اور بہت سارا کام بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ, تو آپ نے وقت دیا اور امید کرتے ہیں آپ سب سے کہ آپ ضرور آئیں گے. ہم کوشش کریں گے ایک یا دو میل کو بھی ساتھ لائیں. تو ٹیک کیئر, اللہ نگہبان, خدائے پیمان, آپ خدا کے اس کے حفاظت میں رہیں. ٹیک کیئر, اپنی حفاظت کریں, اپنے گھر والوں کی, ملک و قوم کی, سب کا جو ہے آپ جہاں جہاں بھی ہیں آپ اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی نبھائیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Thank you so much, sir.